हेलो बच्चों, हाउ आर यू? गुड, आई एम आल्सो फाइन. सो दो वीडियोस बना दिए मैंने लॉज ऑफ मोशन के, एंड दिस थर्ड वीडियो में रिमेनिंग क्वेश्चन करेंगे. सो टुडे आई विल स्टार्ट फ्रॉम द क्वेश्चन नंबर 15. एज यूजुअल टेक योर नोटबुक और पेन और साथ में मिलकर करते हैं क्वेश्चंस, और बस खुश होके अच्छे मन से काम करेंगे. सिलेबस ज़्यादा होता है, थोड़ा स्ट्रेस भी होता है बच्चों को, बट ये सब पार्ट हैं. तो जब भी ज़्यादा स्ट्रेस हो, बच्चों को लगे कि बहुत ज़्यादा पढ़ना है, तो एक लंबी सांस लिया करो और सोचा करो हो जाएगा, मैंने करते हैं. फिर एक वन बाय वन स्टेप हो जाता है. सो चलो शुरू करते हैं बच्चे. क्वेश्चन सॉल्व करने का सबसे अच्छा तरीका है, सबसे पहले हमें अच्छे से रीड करना आना चाहिए क्वेश्चन को. कई बार हम क्या करते हैं, क्वेश्चन समझ नहीं आता अप्लाई क्या करना है, तो रीड करते करते ही दिमाग में पिक्चर बन जानी चाहिए कि क्या दिया है और क्या रिलेशन हमें मालूम है. सो नॉट वेस्टिंग मच टाइम, ज़्यादा टाइम नहीं खराब करूँगी बच्चों का. क्वेश्चन नंबर 15. टू बॉडीज ऑफ masses 10 kg and 20 kg respectively are kept on smooth. एक वर्ड दे दिया स्मूथ, मतलब फ्रिक्शन हमें कंसिडर करने की ज़रूरत नहीं है. Horizontal surface are tied to the end of the light string. दो masses हैं, एक हमारा 10 kg का है और एक हमारा 20 kg का मास दिया है, और बोलते हैं कि एक लाइट स्ट्रिंग से हमने अटैच कर दिया. Horizontal force F is equal to 600 Newton is applied. First point A and second part B. इसको A नाम दे दिया और इसको नाम B दे दिया, और बोलते हैं along the direction of string what is the tension in the string in each case. हम स्ट्रिंग में टेंशन निकालनी है. अब फर्स्ट केस में ले लेती हूँ, मैंने फोर्स अप्लाई कर दिया यहाँ पर 600 न्यूटन. इसके बहुत सारे तरीके हैं करने के लिए. ऐसे क्वेश्चन करने के 2-3 तरीके हैं. पहले हम बिल्कुल बेसिक से करेंगे, फिर मैं थोड़ा सा और तरीका बताऊंगी फास्ट कैसे करना है, कैसे समझना है. अब जब भी ऐसे ब्लॉक वाले क्वेश्चंस हो, जहाँ ऐसे 2-3 ब्लॉक दे दिए और ऐसे बीच में स्ट्रिंग लगा दी, तो आपने कैसे इमेजिन करो कि मान लो ट्रेन की बोगीज है ना, तो ट्रेन ये इंजन है, फिर एक बोगी, फिर एक बोगी, फिर एक बोगी. तो ऐसा तो नहीं होता ना कि ये बोगी की स्पीड कम ज़्यादा होगी, इसकी कम ज़्यादा होगी. मतलब जितनी सारी चीज़ें हो तो सभी सेम चीज़ से जा रही है. मतलब जो हमने फोर्स लगाया, तो इन दोनों को, ये जो स्ट्रिंग है इसको हम लोग मासलेस ले लेंगे, है ना. तो हमने क्या किया, इनका टोटल मास ले लिया. जो फोर्स हमारा बनता है, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, और ये आ जाएगा हमारा 600, और मास 10 आएगा या 20, या दोनों का सम. क्योंकि जो फोर्स लग रहा है किस पे लग रहा है, ये हमने इनको एक ब्लॉक ही मान लिया. स्ट्रिंग हमारी मासलेस दी हुई है, तो जो हमारा एक्सप्रेशन आया वो 600/30, और दैट इज 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. और ये कितना आ जाएगा, 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. ये आ गया हमारा. अब हमसे पूछते हैं टेंशन. अब कई बार बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि मैडम ये एरो जो है ये यहाँ बनाना है कि यहाँ बनाना है. मैंने एक ही चीज़ बच्चों को लर्न कराई होती है. देखो, जैसे मान लेते हैं बेटे, यहाँ पर एक कोई ब्लॉक लटका दिया, तो स्ट्रिंग है, तो स्ट्रिंग इसको खींच रही है ना, तो हमने इसको टेंशन बोल दिया कि क्या स्ट्रिंग क्या फोर्स लगा रही है. तो जब मैं बोलती हूँ व्हाट इज द टेंशन एट दिस साइड, तो इससे क्या हो जाएगा, अवे, क्योंकि ऐसे खींच रहा है. जब बोलोगे यहाँ पर टेंशन क्या हो, तो यहाँ आ गई. तो जिस भी ऑब्जेक्ट पे लगाना है, वहाँ पर जो टेंशन है वो उससे अवे लगाना है. क्या करना है बच्चे, जहाँ पर भी लगाना उससे अवे. अब यदि मुझसे बोलेंगे व्हाट इज द टेंशन एट ए, तो हम कर देंगे ए से अवे कर दिया, और व्हाट इज द टेंशन एट बी, इससे अवे कर दिया. अब आप लोग बोलेंगे कि मैडम दोनों टी लिखें, T1 T2 नहीं लिखें. जब एक ही स्ट्रिंग है और स्ट्रिंग में ये पूरी एक ही स्ट्रिंग है ना, तो पूरी स्ट्रिंग में हर जगह पर टेंशन T ही होगा, पर ये सिर्फ लिखने का तरीका है. जब
कंफ्यूज ना हो बच्चे, इसलिए मैंने आप लोग को बताया कि हमने हमेशा क्या बनाना है, अवे, हमेशा क्या बनाना है, अवे। अब देखते हैं बेटे, आप ऐसे इमेजिन करके देखो इसको, हमें ये पार्ट की टेंशन टी निकालना है ना। अब ये दोनों को हमने अलग अलग मान लिया, ब्लॉक अलग अलग है। अब मान लेते हैं मैंने यहाँ पर इस ऑब्जेक्ट को मैं यहाँ से खींच रही हूँ। जब मैं यहाँ से खींच रही हूँ तो मतलब T इज इक्वल टू क्या लग जाएगा, एम ए, और m कितना है हमारा बच्चे, मास 20, और a कितना निकाला, 20, तो ये आ जाएगा 400 न्यूटन। तो टेंशन कितना गया, 400 न्यूटन। एक तो ये तरीका हो गया। दूसरा तरीका बाद में सिखाती हूँ, पहले बी पार्ट का सिखा देती हूँ। ए पार्ट हो गया, अब बी पार्ट देखो बेटो। बी पार्ट में हमने क्या किया है, एक ये ए ले लिया बेटे मैंने, दूसरा बोला बी, बिल्कुल वैसे ही क्वेश्चन था बेटे हमारा, सिर्फ इसमें फोर्स कहाँ पर लग गया बेटे हमारा, बी पे 600 न्यूटन यहाँ लगा दिया। अगेन दोनों ब्लॉक को एक मान लेंगे तो फोर्स कितना आ जाएगा हमारा, हाँ गुड 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 बच्चे, मास इनटू एक्सेलरेशन, ये कितना आ गया 600, मास 10 + 20 30, और ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी, हाँ गुड गुड गुड, करो बच्चे फटाफट, वेरी गुड, और ये आ जाएगा हमारा 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब अगेन यदि मान लो मुझे इससे अवे और इससे अवे करना है, अब टेंशन कहाँ लगेगा, ये बोलती है व्हाट इज अ टेंशन एट 10, है ना, इस सिस्टम में निकालनी है। अब अगेन सोचो, ये फोर्स यहाँ लग रहा है, मतलब हमने ऐसे को खींचा, जब ऐसे को किया मतलब आप मान लेते हम यहीं खींच रहे, ये चीज़ थी नहीं, तो ये टेंशन और एम ए, मतलब टी कितना आ जाएगा, टी इज इक्वल टू एम ए। इसके सब मास किसका आएगा बेटे, 10 का, और एक्सटेंशन कितनी थी 20, मतलब कितना आ जाएगा 200 न्यूटन। एक तो ये तरीका आ गया। अब सेकंड तरीका ही बताती हूँ मैं, वो इसलिए बताती हूँ, यहाँ तो 2 ही मास थे, कई बार 3 मास का क्वेश्चन आ सकता है, 4 मास के क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है, तो हमने कैसे करना है, और 3 मास को भी ऐसे मैं समझा सकती हूँ आपको। यदि मान लो यही क्वेश्चन कैसे दिया होता, हमारा मास एक 10 था मान लेते हैं, ये 20 था, और मान लेते हैं हमारा 30 था, और यहाँ पर फोर्स हमने लगा दिया 600। तो अब कैसे करना था हमने, फोर्स इज इक्वल टू, हाँ मास इनटू एक्सेलरेशन, ये आ जाएगा 600, ये टोटल मास 30 + 20 50, और 10 60 ए, तो ए की वैल्यू जो आ गई 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। जो ए की वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई हमारी, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ए इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब यहाँ पर टेंशन, अब यदि मैं यहाँ टेंशन की बात करूँ और यहाँ टेंशन की बात करूँ, अब एरो सही लगाया मैंने गलत, 330 पे बात करूँगी तो अवे, इसको नाम T1 दे दिया। अब ये स्ट्रिंग एक ही है, यहाँ पे की बात करूँगी तो ये भी T1 आ गया। अब इससे ये किससे बेटे हमारा, अब ये टेंशन है, जब 20 की बात की तो इससे अवे, 10 की बात की तो इससे अवे, नाम मैंने क्या दिया T2। अब देखते हैं बेटू, यदि इमेजिन करो आप, ये 30 होता ही नहीं, तो ये वाला टेंशन T1 किसका, इन दोनों पे लग रहा ना, तो T1 को क्या बोलना था हमने, T1 मास इनटू एक्शन 20 + 10 और A, तो A कितना था बेटे हमारा 10, 30 और A कितना आ जाएगा 10, इसका मतलब 300 न्यूटन। नेक्स्ट ये सिर्फ T2 की बात करें तो T2 कितना आ जाएगा 10A, 10A कितना आ जाएगा हमारा 10, ये कितना आ जाएगा 100 न्यूटन, ये कितना आ जाएगा 100। हो गया बच्चे क्लियर। अब एक और तरीका होता है इसको सॉल्व करने का, ये तो डिट्टो सेम ही क्वेश्चन था, सो हमने 2 की जगह में 3 करके बता दिया आपको, ठीक है। एक हम लोग बोलते हैं जिसका नाम होता है FBD, इसका फुल फॉर्म होता है फ्री बॉडी डायग्राम।
अब फ्री बॉडी डायग्राम का मतलब क्या होगा, मैं इस क्वेश्चन को जो मैं क्वेश्चन में दिया है मैं उसी को समझाऊंगी। पहले हमें क्या दिया था, दो ऑब्जेक्ट थे, एक ए था और एक बी था, और यहाँ पर हमने 600 का फोर्स लगाया। तो कई बार ही क्वेश्चंस को कैसे करते हैं, यहाँ पर हम ये देखेंगे कि जो बी ब्लॉक था उसमें कितने फोर्स लग रहे थे। एक तो 600 लग रहा है, बी ब्लॉक का मास कितना था, 20 था, और एक टेंशन टी लग रहा है, और 10 जो था ए था 10 kg, इस पे एक टेंशन टी लग रहा है। अब फोर्स इधर लग रहा है, इसका मतलब हम इधर को खींच रहे हैं, तो ये मूव कहाँ को करेगा, इधर को करेगा। कितने फोर्स से मूव करेगा, मास इनटू एक्सेलरेशन। हम इस पे इक्वेशन लिखेंगे बेटा। देखो एम ए किस फोर्स से जा रहा है, एम ए से। ये कितना 600, टी क्या कर रहा है, रोक रहा है, मतलब 600 माइनस टी आ गया। अब ए भी नहीं पता मुझे, 600 भी नहीं पता, यहाँ देखते हैं बेटे। अब ये कितना है, टी। अब ये कैसे जा रहा है, एम ए इज इक्वल टू टी, तो यहाँ जो ए है वो 10A इज इक्वल टू टी आ गया। यहाँ टी की जगह क्या डालूंगी बेटे मैं, 10A। ये वाला मास किसका था, इस वाले ब्लॉक की बात करी थी मैं। दोबारा बताऊं, देखो क्या है, दो ब्लॉक थे ए और बी, एक का मास 10, एक का मास 20, और एक कितना था 600, कितना था 600। अब हमने क्या किया, एक एक ब्लॉक को अलग कर दिया, और हमने देखा एक एक ब्लॉक पे कितने फोर्स लग रहे हैं, उनको बोल दिया फ्री बॉडी डायग्राम। मतलब हमने ऑब्जेक्ट जो भी जुड़े थे उनको फ्री कर दिया, एक डायग्राम बनाया। ये मास 20 का था, इस पे एक फोर्स लग रहा था 6, और एक स्ट्रिंग थी ये। अब ये कितने फोर्स मूव करेगा, एम ए से। तो मास कौन सा, 20 वाला, तो उसको मुझे क्या लिखना चाहिए बेटे, 20A। अब ये फोर्स इधर लग रहा है तो 600, और एक टी इसके अपोजिट लग रहा है, मतलब माइनस, तो 600 माइनस टी। अब इसमें तो ए भी अननोन क्वांटिटी है और टी भी अननोन क्वांटिटी है, और एक क्वेश्चन में दो अननोन क्वांटिटी है तो हम सॉल्व तो नहीं कर पाएंगे। अब हमने दूसरे ब्लॉक पे देखा, तो दूसरे ब्लॉक पे टेंशन टी तो यहाँ लग रहा था, पर यहाँ कोई फोर्स नहीं है, तो यहाँ कितना था बेटे हमारा, किस फोर्स से जा रहा है, एम ए से। पर इस ब्लॉक का मास कितना है, 10A, तो मुझे यहाँ से टी की वैल्यू मिल गई। अब मैं यहाँ से टी की वैल्यू यहाँ पुट करती हूँ, तो कितना आ जाएगा, 20A इज इक्वल टू 600 माइनस 10A, कर दो ट्रांसफर, 30A, और ये आ जाएगा 600। ए कितना आ जाएगा हमारा, 600 अपॉन 30, और ये कितना आ जाएगा, 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये कितना आ जाएगा हमारा, 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये बात आगे समझ रहे आप लोग को, ए इज इक्वल टू 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। हो गया बेटे, क्लियर है आपको। अब ए आ गया, अब इसके बाद क्या निकाला है, टी। देखो यहाँ पर टी कितना आ जाएगा, इस ब्लॉक का टी 10 मल्टीप्लाई ए की जगह 20, और ये टी मतलब 200 आ गया। आंसर सेम है, आंसर में कोई चेंज नहीं आएगा, पर तरीके अलग अलग हैं। काफ़ी सारी बुक्स में फ्री बॉडी डायग्राम से दिया होता है, कई बार वैसे दे देते हैं। दोनों तरीके सीखो, जब जो आसान लगता है वो कर देना, ये भी कोई ज़्यादा टफ तरीका नहीं है बेटा। नेक्स्ट क्या पार्ट था हमारा, नेक्स्ट जब हमने फोर्स कहाँ पर लगाया था, ए पे, ये कितना है 20, और फोर्स लगाया हमने 600 पे। अब जल्दी जल्दी कर लेंगे ज़रा, फ्री बॉडी डायग्राम, 10, यहाँ पर फोर्स लगा 600, और एक स्ट्रिंग थी तो यहाँ टेंशन टी, 20 है तो 20 पे टेंशन की डायरेक्शन ये हो जाएगी, क्या बताया था हमेशा, अवे। ये कैसे जा रहा है, मास इनटू एक्सटेंशन को डायरेक्ट क्या लिख दोगे, 10A। ये भी किससे जा रहा है, 20A, मास इनटू एक्सेलरेशन। तो इस पॉइंट पे इक्वेशन क्या बन जाएगा हमारा बेटा, T इज इक्वल टू 20A। यहाँ पर क्या बनेगा बेटे, 10A से जा रहा है
और ये कितना है 600 और इसको कौन अपोज कर रहा है T, मतलब कितना आ गया हमारा 10A इज इक्वल टू 600 माइनस 20A, कितना आ जाएगा 30A इज इक्वल टू 600, A इज इक्वल टू 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब टेंशन देखो, टेंशन कितना आ जाएगा 20 मल्टीप्लाई 20 दैट इज इक्वल टू 400 न्यूटन। क्लियर? जैसे मर्जी तरीके से करो। आज आप लोगों ने तो शायद नहीं खेला होगा, पहले छोटे छोटे बच्चे मैच बॉक्स बनाते थे, उसकी रेल बना लेते थे, है ना, एक मैच बॉक्स फिर एक मैच बॉक्स फिर एक मैच बॉक्स फिर ऐसे खींचते थे। तो क्या हुआ, एक का मास, दूसरे का मास, तीसरे का मास, तो सब तो सेम ही जाते हैं ना। तो आप कैसे भी इस कंसेप्ट को समझ सकते हैं। मान लीजिए यहाँ आपने 4 माचिस के डिब्बे लगा दिए, 1 2 3 4, है ना। अब इसको खींचा तो सारे एक स्पीड से सारे रेल बन गई। अब मान लो आपने दो छोड़ के 2 के बीच लगाए तो दोनों एक से जाएंगे। तो ऐसे आप मास में एक्सेलरेशन निकाल के अलग अलग पॉइंट पे स्ट्रिंग पे टेंशन निकाल सकते हैं। समझना क्या है, जब एक पूरी स्ट्रिंग है, बीच में कहीं कोई मास नहीं है, तो टेंशन सब जगह T ही होगा। सेकंड, यदि ये ब्लॉक यहाँ पर लगा दिया, बोलूँगी व्हाट इज द टेंशन दिस पॉइंट, तो हमेशा इससे अवे बनाना बेटू। यदि यहाँ पर मास लगा दिया और यहाँ पर बोला टेंशन, तो इससे क्या बनाना, अवे बनाना, फिर गलतियाँ नहीं होंगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट इज अ क्वेश्चन नंबर 16। क्या बोलते हैं, 2 masses 8 kg एंड 12 kg। एक मास है हमारा 8 kg और एक मास है हमारा 12 kg। मैंने M1 को बोल दिया M1 और ये बोल दिया मैंने M2। आर कनेक्टेड एट द 2 एंड ऑफ अ लाइट इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग। इनएक्सटेंसिबल का मतलब क्या होता है कि जैसे मान लेते हैं कोई थ्रेड है ना, हमने उसे वज़न लगाए तो थोड़ा लंबा हो जाएगा ना, मतलब जो स्ट्रेच होती हैं चीज़ें, इनएक्सटेंसिबल है। मतलब हमने जब मास लगाया तो जो स्ट्रिंग की जो लेंथ थी वो रिमेन सेम रहेगी, उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। स्ट्रिंग दैट पासेस ओवर फ्रिक्शनलेस पुली। फ्रिक्शनलेस पुली है, मतलब पुली और स्ट्रिंग के बीच कोई फ्रिक्शन नहीं है। फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ द मासेस एंड द टेंशन इन द स्ट्रिंग व्हेन मासेस आर रिलीज। अब आप इसको ऐसे समझ सकते हैं, काफ़ी जगह आपने पुली देखी होंगी, जैसे यदि किसी बच्चों ने वेल कुआं देखा हो ना, तो कुएं में एक ऐसी पुली होगी, फिर एक बाल्टी ऐसे नीचे जाती है ना, और यहाँ रस्सी से ऐसे खींचते हैं। या हो सकता है आपने ना देखी हो तो आप स्टिचिंग मशीन समझ सकते हैं कि उसमें भी जो है ना थ्रेड होता है। और कहाँ समझ सकते हैं आप, इमेजिन करो, और कहाँ पर पुलीज होती हैं, ऐसे आप इमेजिन कर लो। जिन्होंने देखा है बहुत अच्छी बात है कि मतलब जैसे ये है, मान लो, है ना। अब मैंने एक थ्रेड यहाँ पर डाला और एक यहाँ, ये थ्रेड, एक ही थ्रेड ऐसा है, और ये एक मास लगाया। जब मैं इस मास को खींचूंगी तो ये तो मास ये क्या जाएगा, ऊपर आएगा। यदि मैं इसको खींचूंगी तो ये ऊपर आ जाएगा। तो जब ये एक दूसरे से कनेक्ट है तो इस मोशन को कनेक्टेड मोशन भी कह देते हैं। ठीक है, अब पहले एक बार कंसेप्ट सीख लेते हैं, डायरेक्ट फॉर्मूला भी याद करके क्वेश्चन कर सकते हैं। इनको भी यदि हम FBD से करते हैं तो जैसे जो M1 मास है, अब M1 का जो अपना वेट है, M1G एक्ट करेगा डाउनवर्ड, और एक T क्या है, टेंशन। अब यदि मैंने M1 बोल दिया 12 kg, तो M1 इज ग्रेटर देन M2, तो जो 12 kg वाला है वो नीचे आएगा। तो इस किस फोर्स से नीचे आएगा, हमारा M1A से। सिमिलरली इसका जो वेट है वो M2G डाउनवर्ड एक्ट करेगा, और T टेंशन है। जब ये नीचे आएगा तो ये ऊपर चला जाएगा M2A से। चाहे तो इस वाले को अलग से मास भी बना सकते हैं, पर थोड़ा सा यहाँ भी बना सकते हैं। इसका वेट कितना हो जाएगा हमारा M2G, और ये ऊपर को जाएगा एक सेंस से, और ये कितना है T। अब इक्वेशन लिखेंगे जैसे पहले किया था। तो इक्वेशन कितना आ जाएगा हमारा, ये कैसे नीचे आ रहा है ना, M1A से आ रहा है, वो किसके बराबर है हमारा, तो मास M1 किस फोर्स से नीचे आ रहा है, MA से। तो कितना आ जाएगा, M1A इज इक्वल टू M1G माइनस T, है ना। मतलब M1G नीचे लग रहा है और T कहाँ है बेटे, अपोज कर रहा है। तो नेट फोर्स कितना हो गया, M1A, M1G माइनस T। ये कैसे जा रहा है, T,
और ये M2G क्या कर रहा है, इसको अपोज कर रहा है। तो किसके आ जाएगा हमारा M2A इज इक्वल टू T माइनस M2G। अब दोनों को सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करके T कट जाता था, A यहाँ कॉमन लिया मैंने, M1 प्लस M2 इज इक्वल टू M1G माइनस M2G। और जो एक्सप्रेशन की वैल्यू आएगी वो M1 माइनस M2G डिवाइडेड बाय M1 प्लस M2। वैसे डायरेक्ट भी आपको याद होना चाहिए फॉर्मूला। तो एक्सलेशन का फॉर्मूला क्या सीख लिया हमने, M1 माइनस M2G डिवाइडेड बाय M1 प्लस M2। अब इसमें एक चीज़ और समझेंगे बच्चे, क्या समझना है हमने, A इज इक्वल टू M1 माइनस M2, ये आ गया आपका, ठीक है। अब यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट थी M2 बड़ा होता तो हमने M2 माइनस M1 कर देना था। अब वैसे ही जब हम इसको सॉल्व करेंगे, है ना, मान लो जब हमें टेंशन निकालना है तो हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं और टेंशन का जो फॉर्मूला निकलता है वो निकलता है 2M1 M2G डिवाइडेड बाय M1 प्लस M2। और इस फॉर्मूले को, एक्सलेशन के फॉर्मूले को याद करने का डायरेक्ट तरीका भी सिखाती हूँ मैं। ये वाला हमने सिस्टम देखा, इसका फोर्स कितना लग रहा है हमारा M1G और ये कितना है T। M1 ज़्यादा है, ये इससे नीचे आ रहा है, तो जो हमारा एक फोर्स कितना होता था हमारा, मास इनटू एक्सलेशन। एक्सलेशन क्या होता है, फोर्स अपॉन मास, ठीक है बच्चे। ये किस फोर्स से नीचे आ रहा है, M1G से। रोक कौन रहा है, M2G, मतलब M1G रोक कौन रहा है, M2G डिवाइड बाय टोटल मास कितना आ जाएगा, M1 प्लस M2। टोटल मास कितना आ जाएगा, M1 प्लस। क्लियर, बस हमने वैल्यूज डाल ली इसमें, कंसेप्ट क्लियर हो गया। फॉर्मूला याद करना है कनेक्टेड मोशन का, कैसे निकाला, वैसे आपने थ्योरी में पढ़ा होगा पर मैंने थोड़ा इसलिए समझा दिया कि कई बार कई चीज़ें बच्चों ने उतने ध्यान से नहीं पढ़ी होती हैं, तो इस ढंग से। अब A कितना आ जाएगा, देखो ज़रा, A कितना आ जाएगा हमारा 12 माइनस 8, G की वैल्यू 10, 12 प्लस 8 20, और एक 10 चला जाएगा। A इज इक्वल टू 4/2 कितना आ जाएगा, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। A कितना आ जाएगा, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। नेक्स्ट, टेंशन इन द स्ट्रिंग। टेंशन कितना आ जाएगा, 2। टेंशन कितना आ जाएगा स्ट्रिंग में, 2M1 M2 अपॉन G, 2M1 M2 M1 प्लस M2। T इज इक्वल 2, M1 कितना 8, ये कितना 12, ये कितना है 10, और ये कितना आ जाएगा 20। ये आ जाएगा 10 और ये आ गया, एंड 12 8 जा 96 न्यूटन। एक्सटेंशन था 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्लियर। क्वेश्चन में अब जब भी इस ढंग से क्वेश्चन है, सिर्फ कनेक्टेड मोशन है, तो एक्शन का फॉर्मूला कितना आ जाएगा, M1 माइनस M2G डिवाइडेड बाय M1 प्लस M2। और टेंशन का इतना फॉर्मूला था T 2M1 M2G अपॉन M1 माइनस M2। इतना ही क्वेश्चन था सिर्फ, और वैल्यू डालनी थी। पर मैंने ये बताया कि फॉर्मूला निकाला कैसे, ताकि ये वाले कंसेप्ट आपसे क्लियर हो जाएं। कॉम्पिटिशन में भी ऐसे पूछ लेते हैं। द क्वेश्चन नंबर 17, a nucleus is at rest in laboratory frame of reference, show that if it disintegrates into 2 smaller nuclei, the product must be emitted in opposite directions। मतलब एक कोई एटम न्यूक्ली है और मान लो वो 2 पार्ट में टूट जाती है, तो इनके कहने का मतलब है कि दोनों की डायरेक्शन अलग अलग होगी। ये बिल्कुल कॉमन सेंस है। ये किस चीज़ पे बेस्ड होता है हमारा, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। अब देखो बेटे, कभी भी आपसे कोई भी चीज़ गिरी, मान लेते हैं मेरे हाथ में ज़्यादा चौक ही होती है, जो आई ऑलवेज गिव एग्जांपल ऑफ चौक, या कोई भी टॉय, कोई भी चीज़ मान लो आपसे ऐसे हाथ से छूट गई, तो यदि वो छूटेगी और 2 पार्ट में टूटेगी, तो दोनों पार्ट एक तरफ कभी नहीं गिरते, ऐसे गिरेगा, एक इधर एक इधर। उसके पीछे रीज़न क्या है, जब भी कोई ऑब्जेक्ट था वो किस में था, रेस्ट में।
जब रेस्ट में था तो उसका जो मोमेंटम था वो क्या था, 0। तो बाद में भी दोनों पार्टिकल का जो मोमेंटम होगा उनका सम क्या होना चाहिए, 0। कौन सा सम, वेक्टर सम। कौन सा सम, वेक्टर सम। तो जो न्यूक्ली है इनिशियली वो रेस्ट में है, इसका मतलब इसका इनिशियल मोमेंटम कितना हो गया, 0। अब दो पार्ट में डिवाइड हो गया, तो एक पार्ट का मास m1 है, मान लो स्पीड v1 है, दूसरे का मास m2 और स्पीड v2 है, पर सही लिखने का तरीका क्या है, वेक्टर। क्यों, क्योंकि आपको नहीं मालूम इनकी डायरेक्शन है ना, किस डायरेक्शन में टूटेंगे। और कई बार आपने मूवीज़ वगैरह में देखा होगा, एक एप्पल रख देंगे उस पर निशाना लगाएंगे तो दोनों एप्पल के टुकड़े एक जगह थोड़ा गिरते हैं, एक इधर गिरेगा एक इधर गिरेगा, है ना। तो ये क्या आ जाएगा हमारा, 0 आ गया। मतलब m1 v1 इज इक्वल टू माइनस m2 v2 और डायरेक्शन क्या हो जाएगी, अपोजिट। ठीक है, एंड डायरेक्शन क्या हो जाएगी, अपोजिट। डायरेक्शन इज अपोजिट। क्लियर, यही हमसे पूछा था। बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। क्वेश्चन नंबर 18, 2 बिलियर्ड्स बॉल ईच ऑफ मास 0.05 kg मूविंग इन अपोजिट डायरेक्शन विद स्पीड 6 मीटर पर सेकेंड कोलाइड एंड रिबाउंड विद द सेम स्पीड। एक मास है 0.05 kg मूविंग इन अपोजिट डायरेक्शन, मतलब दो बॉल हैं, एक बॉल इधर जा रही है और दूसरी बॉल इधर आती है, दोनों का मास बराबर है और जो स्पीड है वो भी सेम है, 6 मीटर पर सेकेंड। फिर दोनों कोलाइड हो जाती हैं, कोलाइड होने के बाद ये बॉल रिबाउंड हो जाती है। क्वेश्चन जो ये है, 2 बिलियर्ड्स बॉल ईच ऑफ मास 0.05 kg मूविंग इन अपोजिट डायरेक्शंस collide direction with the speed 6 meter per second, collide and rebound with the same speed, collide और rebound हो गई। What is the impulse imparted to each ball due to other? एक जो बॉल है वो दूसरे पे कितना इम्पल्स डाल रहा है। अब इम्पल्स का मतलब क्या है बेटे हमारा, इम्पल्स हम सीखते थे चेंज इन मोमेंटम। इम्पल्स इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम। चेंज इन मोमेंटम कितना आ जाएगा, फाइनल माइनस इनिशियल। चेंज इन मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल माइनस इनिशियल। अब हम फाइनल एक बॉल का देखेंगे, इनिशियल भी दूसरी बॉल का देखेंगे। अब पहले हम देखते हैं इनिशियल मोमेंटम क्या था। जो इनिशियल मोमेंटम था वो मास mv 0.05 मल्टीप्लाई 6 30 आ जाएगा, 12 और 12.3 आ गया, 0.3 आ गया पॉइंट। एंड pf कितना आ जाएगा हमारा, pf p फाइनल। ठीक है, अब p फाइनल कितना आया हमारा, अब ये इधर को आया, पहले ये वाली डायरेक्शन थी, बाद में ये डायरेक्शन आ गई, मतलब pf इज इक्वल टू भी हमारा 0.05 मल्टीप्लाई 6 पर डायरेक्शन क्या हो गई, अपोजिट, तो -30। अब फाइनल माइनस इनिशियल तो कितना आ जाएगा, -0.3 एंड -0.3 दैट इज अ -0.6। अब यूनिट क्या लिखेंगे आप, मोमेंटम क्या होता है बेटे हमारा, मास इनटू वेलोसिटी। मास की यूनिट केजी, वेलोसिटी की मीटर पर सेकंड। मास की यूनिट केजी मीटर पर सेकंड। यहाँ तक क्लियर हो गया। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज 18 इसके लिए। अब हो सकता कंफ्यूजन हो कि मैडम दोनों बॉल टकरा रही हैं, हमें क्या बोला है कि एक बॉल दूसरी बॉल पे कितना इम्पल्स दे रही है, तो एक बॉल का जो चेंज इन मोमेंटम है वो दूसरे पे इम्पल्स हुआ, जो इस बॉल का चेंज इन मोमेंटम है वो इस पे इम्पल्स हुआ, पर दोनों का मास बराबर है, दोनों की स्पीड बराबर है, तो मैंने एक बॉल का क्या निकाल दिया, इम्पल्स। तो इम्पल्स क्या था बेटे हमारा, चेंज इन मोमेंटम फाइनल माइनस इनिशियल, और इनिशियल मोमेंटम mv
मास इनटू वेलोसिटी, 0.05 मल्टीप्लाई 6, 0.05 मल्टीप्लाई 6, तो ये कितना आ जाएगा 0.3। सिमिलरली फाइनल भी कितना आ जाएगा 0.3, -0.3 -0.3 एंड 0.6 और 0.6। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 19, ये भी कंसेप्ट कंजर्वेशन मोमेंटम पे है। शेल ऑफ मास 0.02 kg is fired by the gun of mass 100 kg if the muzzle speed of the shell is 80 meter per second, what is the recoil speed of gun? Again, ये जो हमें व्हाट इज द रिकॉइल स्पीड ऑफ गन, मजल स्पीड का क्या मतलब होता है, आप ये समझना कि गन है और जो उन बच्चों ने एनसीसी ली होगी है ना, उन्होंने फायरिंग की होगी, तो उनको पता है कि जब वो फायरिंग करते हैं तो जो गन दी जाती है उसको क्या बोलते हैं कि आप शोल्डर पे टाइट करो, है ना, यहाँ पर टाइट और फिर ऐसे फायर करो। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो इसमें गोली जिसको बोलेंगे तो उसको हमने बोल दिया मजल स्पीड, और गन ये पूरी आ गई। कई बार मूवीज में दिखाते हैं ना कि एक उंगली पे ऐसे ऐसे घुमाते रहते हैं पिस्टल को, इतनी हल्की नहीं होती है जैसे हमें लगता है, भारी होती है काफ़ी, और भारी इसीलिए होती है कि यदि मान लेते हैं एक ऑब्जेक्ट है, एक मजल जो हमने बोला इसको, यदि यहाँ से निकलती है उसकी स्पीड ज़्यादा है पर वो तो छोटा सा है, मास कम है, तो यदि इसका मास कम होगा तो बहुत ज़्यादा जर्क लगेगा, तो इसलिए इस ढंग से करते हैं कि जर्क कम से कम लगे, क्योंकि बेस किस पे है, इनिशियली जो हमारी गन है वो किस में, रेस्ट में है बेटे। तो एक गन के अंदर जो मजल स्पीड m1 और स्मॉल v1 और m और v, तो इनका मोमेंटम क्या रहेगा, कांस्टेंट। तो अगेन कितना आ जाएगा m1 v1 माइनस mv, हमसे क्या पूछ लिया है v, तो v कितना आ जाएगा m1v अपॉन कैपिटल M, और कितना आ गया हमारा 0.02 kg और मल्टीप्लाई 80 और मास कितना है 100, 2 जीरो और कर दिए मैंने यहाँ पर, 1 जीरो चला गया, तो कितना आ जाएगा 16 और ऊपर जाके 10⁻³ 1 2 3। वैसे कैसे लिख लेते हैं आपने, 8 2 16 अपॉन 1000, और क्या लिख सकते थे 16 अपॉन 10⁻³ और ये माइनस आ जाएगा, और मीटर पर सेकेंड, चाहे तो 16 मिलीमीटर पर सेकेंड भी बोल सकते हैं बच्चे आप। क्लियर। और कहीं कहीं बुक में कैसे करके दिया होता है इसको, मिली को बेटा, चाहे तो आप और कैसे समझ सकते हैं, 16 अपॉन 1000 है ना, 0 से करो 1 2 3, तो यहाँ कितना आएगा 1 2 16 पॉइंट, ये आ जाएगा मीटर पर सेकेंड। क्लियर। जैसे भी क्वेश्चंस दिया हो लिख सकते हैं। कंसेप्ट इसमें गन में यही लगता है हमेशा कि कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। सो दैट्स ऑल दिस लेक्चर। थोड़ा बड़ा हो गया, मैंने थोड़ा कंसेप्ट से दे दिया, मैंने कहा थोड़ी कंसेप्ट एक्सप्लेन कर देती हूँ फिर क्वेश्चंस कराती हूँ, ताकि आप ऐसा नहीं सिर्फ एक ही क्वेश्चन पे स्टिक रहें, आप और बहुत सारे क्वेश्चन भी इसके बेस के कर लें। सो ओके बच्चों, देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, अपना ख्याल रखें, बहुत मेहनत करें जितनी मेहनत आप कर सकते हैं। ओके बच्चों।